हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधानसभा में सदन के पटल पर पेश किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा सदन के पटल पर बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आप लोग याद रखेंगे, बिहार में नई सरकार के गठन के पश्चात नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और उनके द्वारा नई आर्थिक सर्वेक्षण नई वित्तीय वर्ष का 2023-24 का सदन के पटल पर पेश किया गया है। तो इसके बारे में देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वह पूरे एक वर्ष में हमारे राज्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही, कितनी ग्रोथ रेट रही, पर कैपिटा इनकम क्या है, किस क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हमने अर्जित किया, इन सब का कलेक्शन होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं इस वीडियो में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करूंगा। इसके बाद में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में चूंकि कई सारे चैप्टर होते हैं, तो मैं जब चैप्टर वाइज उसका अध्ययन करूंगा तो उसके बाद हर एक चैप्टर का नोट्स बनाकर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसे मैं यूट्यूब चैनल पर बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम लोग बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू देखते हैं, जो कि आगामी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर होता है बिहार की इकोनॉमिक सर्वे का, वह होता है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। यानी कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर बिहार की इकोनॉमी का ओवरव्यू प्रदर्शित करता है। इसीलिए पहला चैप्टर पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पर कैपिटा इनकम का डेटा आपको मिल जाएगा, इसके अलावा जीडीपी का डेटा आपको मिल जाएगा, राज्य की ग्रोथ रेट क्या है, किस क्षेत्र में कितनी ग्रोथ रेट है, इन सभी चीजों का आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। यानी कि पूरा जो जितना इकोनॉमिक सर्वे जितने पेज में लिखे हुए हैं उसका अगर ओवरव्यू देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर होता है, तो काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां पर कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कि वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.5% बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपया पहुंच जाना अनुमानित है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी जो है 7.5 लाख करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 4.4 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, दो चीजें यहां से क्लियर हुई। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 4.4 लाख करोड़ रुपया। तो यह प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है पर कैपिटा इनकम को लेकर। देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है, अगर आप यहां डेटा के अनुसार देखें तो स्थिर मूल्य पर अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम 35,100 स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम 35,119 रुपया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 35,119 रुपया है और वर्तमान मूल्य पर देखेंगे प्रति व्यक्ति आय तो 59,637 रुपया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि हुई। ऊपर हमने देखा वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी और स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी, और यहां हम लोग देख रहे हैं वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों फैक्ट्स यहां से क्लियर हो गए। अगला है ग्रोथ रेट। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60% रहना अनुमानित है। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर हिस्सा देखा जाए कि प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, कितनी राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है और राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60% है। यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा जो है वह तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में इसका हिस्सा 20% रहना अनुमानित है। यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20%,
द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 20% और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60%। यहाँ हमने पर कैपिटा इनकम देखा, जीएसडीपी यहाँ पे देखा, और यहाँ पर राज्य की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र का क्या हिस्सा है उसे हमने यहाँ पर देखा। ये डेटा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे, मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, वहां जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो वहां पे आपको बताना होगा कि बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में हिस्सा बिहार की नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 20% है। तो इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे और बिल्कुल आसान भी है, 20%, 20% और 60%। अगला देखिए, यह महत्वपूर्ण है। हाल के पैटर्न से पता चलता है कि राज्य में समग्र आर्थिक वृद्धि की दिशा मुख्यतः सेवा क्षेत्र में संकुचन या विस्तार द्वारा निर्धारित होती रही है। इस क्षेत्र में साल दर साल हुई वृद्धि खासकर गत 5 वर्षों में अन्य 2 क्षेत्रों से अधिक अस्थिर रही है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वृद्धि हुई है उससे कहीं ज्यादा अस्थिरता तृतीय क्षेत्र में देखने को आपको मिला है। ठीक है, या स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जा सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन में हुआ बदलाव क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के कारण हो सकता है, जिसके लिए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की जरूरत होती है जो महामारी के दौरान बाधित रही थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोविड के दौरान जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई उसके कारण अभी भी उसका प्रभाव सेवा क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। और विगत 5 वर्षों में अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो पहली और द्वितीय जो क्षेत्र है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा अस्थिर विकास दर तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न के लिए। अगला है, बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। यानी कि रोजगार जो होती है, अधिकांश जो रोजगार है वह प्राइमरी सेक्टर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश के अर्थव्यवस्था में इसका सबसे कम हिस्सा रहता है। अभी हमने बताया प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा कितना है, सिर्फ 20% और सेवा क्षेत्र का 60%, जबकि अधिकांश आबादी जो है इसी क्षेत्र में रोजगार को प्राप्त करती है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता बना हुआ है। बिहार में 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% हिस्सा था, जबकि कुल कार्य शक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा हुआ था। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बिहार अगर सकल मूल्यवर्धन में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जहाँ 20.7% है, वहीं अगर रोजगार प्रोवाइड करने की दृष्टि से देखा जाए तो कुल रोजगार का 47.8% जो हिस्सा है वह कृषि क्षेत्र जो है वह प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 20.7% और रोजगार 25.9% है। यानी कि कृषि क्षेत्र में संलग्न लोग हैं 47.8%, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में 25.9% रोजगार को प्राप्त करते हैं और तृतीय क्षेत्र में 26.3% जो लोग हैं वो रोजगार को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, प्राइमरी सेक्टर और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, और जबकि जीडीपी में उसी की सबसे कम हिस्सेदारी होती है। तो यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला महंगाई दर को लेकर मुद्रास्फीति को लेकर है अगला प्रश्न। ठीक है, कि मुद्रास्फीति दर जो है सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% रही। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति दर कितनी दर्ज की गई है, तो मुद्रास्फीति दर जो है वह 5.5% दर्ज की गई है। इसमें अगर ग्रामीण मुद्रास्फीति दर देखा जाए तो 5.5% और शहरी क्षेत्रों में अगर मुद्रास्फीति दर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में 5.6% रही है। ओवरऑल मुद्रास्फीति दर 5.5% रही है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहला के बाद महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वह है तीसरा चैप्टर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र इकोनॉमी का होता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके डेटा तो आपको मेंस में भी यूज करने लायक होते हैं। तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण को अवश्य पढ़ें। अगर बीपीएससी के बदलते ट्रेंड के अनुरूप
आप लोग अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हैं, डेटा का कलेक्शन करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे से बेहतर आपका कोई भी डेटा कलेक्शन का सोर्स नहीं हो सकता। 2018-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों ने सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औसतन 20% के आसपास का योगदान दिया। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 20% और सेवा क्षेत्र का योगदान, तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 60% का है। ठीक है, यानी कि 18-19 से लेकर 22-23 तक राज्य के कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों ने 20% के आसपास अपना योगदान दिया है। इसी अवधि में फसल क्षेत्र का 9.9%, पशुधन का 6.6%, मत्स्य खेत और जल कृषि का 1.8% और वानिकी का 1.6% योगदान रहा है। अगला, अगर बिहार में कुल बुआई क्षेत्र देखा जाए तो बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था, जो कि राज्य के कुल भू क्षेत्र का या भौगोलिक क्षेत्र का 54.2% है। यानी कि कृषि के अंतर्गत जो बुआई की जाती है राज्य के कुल भूभाग का 54.2% या 50.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि कार्य से संबंधित बुआई की जाती है। तो यह डेटा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, जलवायु संबंधी प्रतिकूल स्थितियों पर काबू पाने में बिहार की अनुकूलनशीलता इसके प्रभावी खाद्यान्न उत्पादन से स्पष्ट है, जो 2022-23 में 19,736 टन है। यानी कि बिहार में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 19,736 टन, यह बिहार का खाद्यान्न उत्पादन है। यानी कि बिहार में इतना टन जो है 19,736 टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार कृषि रोडमैप में रेखांकित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय से लेकर अभी तक राज्य ने चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में अनेक कृषि कर्मण पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर है, जैविक कृषि से संबंधित यह तथ्य है। जैविक कृषि से संबंधित प्रश्न आए तो आप इसे लिख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 में गंगा के किनारों के आसपास जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के तहत लगभग 4,000 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जैविक कृषि के लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं और जैविक खेती के लिए जो जैविक कॉरिडोर है, जैविक कॉरिडोर के नाम पर बिहार सरकार के द्वारा 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतर्गत। अगला है, राज्य में ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर 22-23 में 378.094 करोड़ यूनिट हो गया। यानी कि राज्य में जितने ऊर्जा क्षेत्र में बिजली की खत्म हो रही है, जितने ऊर्जा क्षेत्र में बिजली इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसमें से 378 करोड़ यूनिट जो बिजली है वह कृषि क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। यानी कि कृषि कहने का तात्पर्य है कि कृषि क्षेत्र में भी अब नवीनीकरण हो रहा है, बिजली के माध्यम से सिंचाई का कार्य हो रहा है, रात में किसान फसल की देखभाल के लिए बिजली का यूज कर रहे हैं और इसीलिए कृषि क्षेत्र में अगर बिजली यूज का हिस्सा अगर देखा जाए तो लगभग 378 करोड़ यूनिट वहां पर खर्च की जाती है। इसके लिए सब्सिडी दर पर सरकार जो है बिजली प्रोवाइड करा रही है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्कीम भी है जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में यही डेटा जो था वह इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर नंबर 4 है उद्यम क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि बिहार की इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा कई सारे कार्य, कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। 2019-20 से 23-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के निवेश के 1934 प्रस्ताव जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। यानी कि 19-20 से लेकर 23-24 के बीच अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव यहां पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए जितने कार्य किए जा रहे हैं उसके तहत लगभग 1950 प्रस्ताव जो है इसे प्राप्त हुए हैं।
अगर बिहार में निवेश को देखा जाए तो अगर आप बिहार में निवेश को देखेंगे तो बिहार के निवेश के अंतर्गत जितने भी सरकार को निवेश प्राप्त हुए हैं उसमें 39.7% जो निवेश है वह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं और सरकार को जो भी निवेश प्राप्त हो रहे हैं उसका लगभग 40% निवेश जो है वह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में प्राप्त होता है। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वह इथेनॉल उत्पादन में निवेश है। इथेनॉल क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति भी कब आई है 2021 में, तो इथेनॉल क्षेत्र में भी निवेश प्राप्त हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 40% निवेश खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए और दूसरे नंबर पर इथेनॉल के लिए। तो इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। अगला है, आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कई सारी नीतियां जारी की गई है। उनमें आईटी पॉलिसी 2024 को जारी किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी आईटी पॉलिसी 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण तथा सहायक उद्योगों के क्षेत्र में निवेशकों को उत्साहित करने और बिहार को उनका पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी, लीज किराया, विद्युत टैरिफ सब्सिडी और रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे अनेक प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। बिहार की आईटी पॉलिसी 2024 बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के शॉर्ट नोट्स के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति भी लाई गई है और नई पर्यटन नीति की जो अवधि है, अवधि आप लोग याद रखें 2023 से 2028 तक नई पर्यटन नीति की अवधि है। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण और पर्यटन तथा आतिथ्य में विशेषज्ञता वाली कुशल कार्यशक्ति तैयार करने को बढ़ावा देना है। इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का भी विकास होगा। तो नई पर्यटन नीति आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स के लिए हमने दो टॉपिक बता दिया, पहला आईटी पॉलिसी 2024, दूसरा नई पर्यटन नीति 2023 से 2028 से। अगला है चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक। स्वाभाविक है कि बिहार में पूर्व की भांति जो पूर्व में 3 कृषि रोड मैप आए हैं उसी की तर्ज पर चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 के आगामी 5 सालों के लिए क्रियान्वित किया गया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा इसे क्रियान्वित करते हुए यह भी कहा गया है कि अब आने वाले समय में नए कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में वे सारे प्रयास किए जाएंगे जो कि बिहार में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होंगे। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप यह भी मेंस के लिए आपको कंप्लीट करना होगा, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो भी स्कीम वगैरह का यूज किया जाता है उसके बारे में डिटेल से आप लोग जानकारी रखें, क्योंकि बीपीएससी के बदलते ट्रेंड के अनुरूप प्रश्न कहां से पूछ लिया जाएगा इसे को डिफिनिट कर पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। अगला है 2022 में 254 लाख पर्यटक बिहार आए। देखिए, पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछा गया 69th बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। तो ये डेटा आपको हमेशा याद रखना होगा कि बिहार में कितने पर्यटक आ रहे हैं, किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जा रहे हैं, बिहार की पर्यटन नीति क्या है, डेवलपमेंट के लिए और क्या किए जा सकते हैं, पर्यटन उद्योग के साथ होटल उद्योग को विकास देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको डेटा को हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो यह हो गया उद्यम क्षेत्र से संबंधित डेटा को हमने यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, उद्यम क्षेत्र में इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 1-2 फैक्ट्स और हम लोग देख लेते हैं। जैसे चीनी उत्पादन जो है 62.74 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन हो गया है। चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन अगर देखेंगे तो 22-23 में 1,11,624 किलोलीटर यह भी हो गया है। बिजली उत्पादन भी 40% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बस यही महत्वपूर्ण डेटा है जो प्रीलिम्स में यहां से पूछा जा सकता है। अगला 5वां नंबर चैप्टर है श्रम, रोजगार तथा कौशल। देखिए, यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इकोनॉमी सेक्शन के लिए। 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है। यानी
बिहार की जितनी आबादी है, बिहार की उस आबादी का लगभग 51% आबादी जो है वह श्रम शक्ति सहभागिता दर से संबंधित है। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% था। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वह 48.7% है बिहार राज्य की। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बीच के सारे डेटा जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण डेटा है उसे ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसकी आवश्यकता आपको बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पड़ेगी। इसके अलावा चैप्टर वाइज जब मैं डिस्कस करूंगा तो महत्वपूर्ण चैप्टर ऑटोमेटिक इसमें कवर होते जाएंगे। अगला है ई शासन। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ई शासन पर, बिहार में ई शासन पर एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, सॉरी 68वीं में, शायद 68वीं बीपीएससी में ई शासन से संबंधित प्रश्न को भी पूछा गया है। आप लोग एक बार देख लेंगे, 68 या 69 किसी एक में पूछा गया। ठीक है, तो जब ई शासन चैप्टर है तो अगर इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा कहीं आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ई शासन के क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलिंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीयता ई शासन पुरस्कार, अश्विन और मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI ई शासन पुरस्कार आदि। ठीक है, ई शासन के लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन कार्यों को आप लोग अपना नोट्स बना लें। जैसे यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार ने दाखिल खारिज, लगान भुगतान, जमाबंदी में सुधार करने और देखने तथा राजस्व न्यायालय के मुकदमे, भूमि दखल प्रमाण पत्र और अधिकार अभिलेख ऑनलाइन फाइल करने की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए IT आधारित समाधान स्थापित किया गया है। समाधान पोर्टल क्या है, यह महत्वपूर्ण है, तो हमने इसे डिस्कस कर दिया। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिलते हैं वह बिहार की ई गवर्नेंस में काफी महत्वपूर्ण भूमिका, काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। अगला है ऊर्जा क्षेत्र। तो ऊर्जा आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें एनर्जी से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए ऊर्जा क्षेत्र तो 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है ऊर्जा क्षेत्र में खपत जो देखा जाए। ठीक है, प्रति व्यक्ति खपत 329 किलोवाट आवर। ठीक है, इसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 की एक योजना हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 2021-22 से वितरण कंपनियों के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके तहत 2025 ईस्वी तक हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी और इसके तहत प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। अगला जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह काफी महत्वपूर्ण है। 2021-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आई और 69% ताप विद्युत से, यानी कि राज्य में ताप विद्युत से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वह 69% ताप विद्युत से है और सिर्फ 31% बिजली जो है वह नवीकरणीय स्रोतों से आ रही है। टोटल हो गया 100%, यानी कि कोयले आधारित बिजली लगभग 70% और नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग वही 30-31%। लेकिन 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल करना है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में बिहार राज्य में नवीकरणीय स्रोतों से कुल कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो नवीकरणीय स्रोतों से 31% का बिजली का उत्पादन होता है और ताप विद्युत स्रोतों से 69% बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन जो 31% नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन हो रहा है उसे 2025-26 तक बढ़ाकर 35% कर देना है। तो यह डेटा काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में कोई महत्वपूर्ण डेटा हमें नहीं लगा, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नगर विकास भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से भी संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक जो प्रश्न पूछा जाता है वह कैश डिपॉजिट रेशियो CD रेशियो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग यह समझिए कि आखिर CD रेशियो होता क्या है, कैश डिपॉजिट।
यानी कहने का मतलब हो गया, इसको हिंदी में जो कहा जाता है ऋण जमा अनुपात, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो उसका कितना प्रतिशत वह जमा कर पाता है, वह है ऋण जमा अनुपात। आप लोग गांव घर की स्थिति देखते होंगे कि कई ऐसे किसान होते हैं जो बैंक से ऋण तो ले लेते हैं लेकिन वे चुकता करने में वह असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो पाता है, बैंक दिवालिया घोषित होने का खतरा होता है। तो ऋण जमा अनुपात का मतलब हो गया कि बैंक से जो हम ऋण ले रहे हैं क्या हम उसका 100% हिस्सा रिफंड कर पाने में सक्षम हैं। तो इसका कैश अगर डिपॉजिट रेशियो बिहार का देखा जाए तो हाल के वर्षों में सुधार हुआ है और 55.6% है, यानी कि बैंक से जो ऋण आता है उसका 55.6% ही वापस बैंक में डिपॉजिट हो पाता है। तो यह महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले वर्ष देखेंगे कि 53% था, वह बढ़कर 55.6% हो गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला है मानव विकास से संबंधित। बिहार में 2005-6 से देखिए, मानव विकास, आपको इस बात का स्मरण रखना पड़ेगा कि बिहार सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए काफ़ी इन्वेस्ट किया जा रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सरकार काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट उसमें कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य पर व्यय जो है वह 11 गुना से अधिक बढ़ गया 5-6 की तुलना में, और शिक्षा पर व्यय जो 5-6 में होते थे उससे 10 गुना अधिक बढ़ गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल व्यय में सामाजिक सेवा पर व्यय का हिस्सा 2005-6 में जहां 31.9% होता था वह अब बढ़कर 41.3% हो गया। अब जीवन संभाव्यता दर देखा जाए तो जीवन संभाव्यता दर में वृद्धि हुई है। 2010 से 14 के बीच 68.1 वर्ष था, तो वर्तमान समय में 69.5 ईयर हो चुका है। यानी कि जीवन संभाव्यता जो है वह जीवन जीने की संभावित उम्र जो है वह 69.5 ईयर, यानी कि लगभग 70 साल 69.5 साल तक व्यक्ति जीवन जीने में सक्षम है, ऐसा औसत उम्र बिहार में दर्ज की गई है। तो यह महत्वपूर्ण है। अगला है एनएफएचएस का डेटा। 2005-6 से एनएफएचएस 5 के बीच भारत में संस्थागत प्रसव के हिस्से में लगभग 50% अंकों की वृद्धि हुई है, लेकिन इस दौरान बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.30% अंकों की वृद्धि हुई है, जो 5-6 के 19.9% से लेकर अभी 76.2% पर पहुंच चुका है। यानी कि संस्थागत प्रसव रेट देखा जाए, यानी कि 100 में देखा जाए तो 76.2% संस्थागत प्रसव कार्य हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार सरकार की। तो इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे, कहीं एनएफएचएस 5 का संबंधित डेटा देना रहा तो यह डेटा काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद राज्य के कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। यानी कि कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय लगभग 14% किया जा रहा है। वर्ष 16-17 से 21-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा है। 21-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% था। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है बाल विकास, यानी कि बच्चों की आबादी में कितनी हिस्सा है उसे देखिए। भारत की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र की आबादी 33% है और 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी 11% था। यानी कि 0 से 18 वर्ष के लोग जो हैं पूरे भारत की आबादी में 33% और 0 से 6 वर्ष उम्र समूह आबादी का 11% है। यानी कि कुल आबादी में 33 आबादी ऐसी है जो 18 वर्ष के नीचे के हैं और उनमें 11% आबादी 6 वर्ष के नीचे का है। लेकिन बिहार की कुल आबादी में देखा जाए तो यह लगभग डेटा 18 वर्ष से कम उम्र की आबादी बिहार में 42% है और 6 वर्ष से कम उम्र देखा जाए तो उनमें 16% है। यानी कि बिहार में ऐसी आबादी जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वह 42% है और देश में 33%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। यह चैप्टर काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो बिहार ने देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया है। ठीक है, एक डेटा यहां से मिल गया कि देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन बिहार सरकार के द्वारा किया गया। और कहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने में बिहार सरकार के प्रयास पूछा जाए तो इसे आप
बेखूबी लिख सकते हैं। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य पर्यावरण की स्थिरता को बरकरार रखना और आर्थिक विकास और पर्यावरणीय विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। यानी कि बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर कटिबद्ध है, हरित बजट को क्रियान्वित कर रही है, जल जीवन हरियाली को भी क्रियान्वित कर रही है, वायु प्रदूषण कम करने पर फोकस कर रही है। ठीक है, बिहार में 2022 में 849.1 mm वर्षा हुई है। औसतन इसमें देखा जाए तो 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और 81.7 यानी कि लगभग 82% जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार का लक्ष्य 2070 ईस्वी तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है और इसके लिए बिहार सरकार यूएनईपी के साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो ये सारे आपको डेटा का यूज कहां पे करना होगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में बिहार सरकार के प्रयास पूछा जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यह कल बिहार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा विधानसभा पटल पर पेश किया गया था। तो इसका महत्वपूर्ण पेपर कटिंग को हमने टेलीग्राम पे भी भेजा था और अब इसका धीरे धीरे इसका चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगा, जिसका आप लोग बृहद स्तर पे यूज प्रीलिम्स और मेंस में कर पाएंगे। तो एक ओवरव्यू था, उम्मीद है कि बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की ओवरव्यू आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।